हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका क्या यूपीएससी के सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है और वो क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे और साथ साथ कम से कम 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व भी करेंगे बाय ट्रिक से कि कैसे आपके कॉम्प्रिहेंशन के आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं फिर मुझे यही फील होता है कि आप लोगों के लिए क्या ये मतलब कि वीडियो हेल्पफुल नहीं रहा है और फिर मैं उसको क्या मतलब कि बंद कर देता हूँ। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, मतलब कि इस वीडियो का टारगेट रहेगा बस 100 लाइक का। अगर आप लोग 100 लाइक कर देते हैं तो मैं क्या इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत ले आऊँगा। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी था, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या सीसेट को ऑलरेडी सॉल्व भी कर रखा था। तो आगे के ही हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये वाले भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे और बताएंगे इसमें कैसे आप लोग क्या आंसर तक पहुँचेंगे। ये सब आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने सॉल्व किए थे पिछले क्लासेस में। तो आज की वीडियो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अभी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, ये दो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आगे के वीडियो में हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 25 है, क्या नाम 31 है, तो 31 से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परंतु इसका शुरू होने से पहले कुछ बेसिक रूल है, उसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों की कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए पहले एक बार आपको 5 रूल, गोल्डन रूल आपको दिखा देते हैं कि 5 रूल है। अगर आपने उन 5 गोल्डन रूल को अपने दिमाग में सेट कर लिया और सॉल्व करते हुए इनको ध्यान में रखा, तो आपके क्वेश्चन के सॉल्व होने की 90% सब 95% संभावना होगी कि आप क्या करेंगे, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए पहले क्या हम करते हैं, रूल को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपने कंपैरिजन वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने रूल हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या बताया कि जो अपने कंपटीशन वाला पार्ट जो कि आपका सीसेट को श्योर करेगा। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी इसके ऊपर, कि उत्तर को आपको क्या करेंगे, उत्तर पूर्णतः क्या है, गद्यांश पर आधारित होंगे। यानी कि हम जितने भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसके पूर्णतः हम लोगों का क्या होगा, जो कॉम्पटिशन होगा उसी पे बेस्ड होने चाहिए। थोड़ा भी हम लोगों को अगर इधर उधर से अगर मिल रहा है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अपना कॉम्पटिशन क्या कर रहा है, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, तो दूसरा रूल हम लोगों का कहता है कि निष्कर्ष, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में निष्कर्ष पूछा जाता है तो निष्कर्ष वाले में क्या करना पड़ेगा हमें। निष्कर्ष का मतलब होता है कि गद्यांश क्या कहना चाहता है और गद्यांश का सारांश, यानी कि निष्कर्ष एक तरीके से क्या होता है, हमारा सारांश कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर निष्कर्ष का मतलब क्या होता है। अभी अगला देख लेते हैं हम लोग रूल क्या है। तो अगला रूल हम लोगों का है रूल नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, जो पूर्व धारणा वाले प्रश्न आते हैं उसमें क्या करना होता है कि पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में ये देखना होता है कि गद्यांश क्यों लिखा गया है। पहले हम लोगों ने बताया कि आपको क्या है, अगर निष्कर्ष पूछे तो देखना पड़ेगा कि आखिर गद्यांश में है उसका सारांश क्या है। और यहाँ पे अगर पूर्व धारणा बोले तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो गद्यांश है वो लिखा क्यों गया, यानी कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है वो लिखा क्यों गया, लेखक के पीछे क्या माइंडसेट चल रहा था कि उसने उसको एक तरीके से लिखा होगा, या फिर वो लिखते समय क्या सोच रहा था। तो उसे हम कहते हैं पूर्व धारणा। गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के यहाँ पे सोचना पड़ सकता है। तो यानी कि एक रूल केवल यहीं पे है कि वो कहता है कि गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के आपको सोचना पड़ सकता है कि पूर्व धारणा वाले प्रश्न में, जो कि हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि हम लोग केवल गद्यांश पर आधारित ही देंगे। परंतु यहाँ पे पूर्व धारणा वाले प्रश्नों को आप लोग एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद में एक्सट्रीम वर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये भी है कि अगर कोई भी जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सट्रीम वर्ड मिल जाए आपको, तो आप उसके विकल्प को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। 99% संभावना होती है कि मतलब कि क्या होता है, हमारा विकल्प गलत होता है। उसके बाद में सबसे गोल्डन रूल अभी मैं बताऊँ, जो हमारा पाँचवा रूल है जो कि आपको सारे के सारे प्रश्नों में सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है, वो हमारा है पाँचवा। उसमें आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद में सीधे आप आंसर ढूंढने लग जाते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो यानी कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद में उसके आगे 4 विकल्प दिए हैं, उन चारों विकल्पों को भी पढ़ना है। पढ़ें तो हमें क्या करना है, सारे के सारे विकल्पों को नहीं ढूंढना, यानी कि सही विकल्प को नहीं ढूंढना, क्या करना है हमें, उत्तर ढूंढते समय गलत विकल्प को पहले हटा देना है, फिर बाद में जो हमें बचा वही हम क्या करेंगे, अपना सही विकल्प तक पहुँचेंगे। अगर आपने इस 5 में रूल को भी अगर फॉलो किया तो आप देखेंगे आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो गद्यांश के प्रश्न होंगे वो आराम से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था उसके जो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलिए पढ़ते हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन को। अ, दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति ही हमारा विशिष्टता हो गई है, किंतु समाज की नई मांगों और भविष्य के कार्यक्षेत्रों के लिए
समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने, उसी मुद्दे पर बहुविधा परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यक्तता की अपेक्षा मतलब की उपेक्षा की जा रही है। उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या लोक मना स्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण की पुनर्विकास आवश्यक है, यानी कि शिक्षण का जो पुनर्विकास आवश्यक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर बात की गई है और पूछा गया है कि आखिर इसमें क्या है। तो चलिए आगे इसका क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा कथन इस परिच्छेद में व्यक्त केंद्रीय विचार, तो केंद्रीय विचार यहाँ पे पूछ दिया, यानी कि केंद्रीय विचार का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सारांश ही पूछ लिया गया है। तो यानी कि आपको सारांश ही बताना है कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी क्या करते हैं, विकल्पों को पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले विकल्प कौन कौन से दिया है, भारत के पास अपने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो क्या यहाँ पे भारत के जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे संसाधन के बारे में बात हुई थी, तो संसाधन के बारे में तो कहीं पे बात नहीं हुई, सीधी सीधी बात है। तो सीधे सीधे हम पहले वाले को काट देते हैं, यानी कि हमारा जो रूल नंबर 5 था कहता है कि पहले गलत विकल्प को काटिए, तो यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी नियंत्रण अधीन नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कहीं पे क्या बात हुई केंद्रीय विचार की, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने अभी गद्यांश को पढ़ा कि कहीं पे ऐसी बात की गई हो कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। उच्च शिक्षा हेतु कक्षा यानी कि क्लासरूम उपागम को हटाना चाहिए, यानी कि क्लासरूम को ही हटा देना चाहिए। क्या हम लोगों ने कहीं पे भी ऐसा कुछ पढ़ा कि क्लासरूम को ही हटा देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला भी गलत हो जाता है। तब अभी हमारे पास क्या बचा, लास्ट यानी कि फोर्थ वाला ही बचा, यही सही होना चाहिए। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनर्विकास करना आवश्यक है। तो यानी कि सीधी सी बात आप समझ गए होंगे कि यही बात हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ी हुई थी कि चिंतन के मतलब कि दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि केवल डिग्री को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोगों का रूल नंबर 5 कितने अच्छे तरीके से इस आंसर को निकालने के लिए मतलब कि सुटेबल हुआ। अभी चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या आता है हम लोग का, आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल कॉम्पिटिशन वाले को जो पार्ट है उसको ही सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोग जैसा कहेंगे उस वैसा आगे मतलब कि लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या देख रहे होंगे, उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सी पूर्व धारणा बनाई गई है। अभी देख रहे होंगे पूर्व धारणा में हम लोगों ने क्या कहा था कि आखिर जो गद्यांश लिखा है उसको लिखते समय जो हमारा लेखक था उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं इनके विकल्पों को भी। उच्च शिक्षा सतत विकसित उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है, इसे जिसे समाज के सभी छात्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात तो हुई थी हमारी। उसके बाद में क्या आता है हमारा, हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधि निधियों का विनियमन नहीं किया जाता। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे एक तरीके से निगेटिव सेंस में बोल रहा है, जहाँ पे भी आपको विकल्प में कोई भी निगेटिव सेंस मिले तो आप उसको मान के चलिएगा 90% चांस है कि वो गलत ही होगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे जो देश है उसमें उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त निधियों का विनियमन नहीं किया जा रहा। तो यानी कि दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है और पहला वाला हमारा सही हो जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओनली ए। तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा, केवल ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। पहले इसको कॉम्पिटिशन को पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद इसके आंसर को देंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपभोग में उससे भी अधिक असमानता है। ठीक है, जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों पर बढ़ता जो मतलब उपभोग होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। यानी कि जैसे वो अधिक समृद्ध होते हैं वो पशु आधारित जो उपभोग होता है उस पर वृद्धि करते हैं। इसका अर्थ यह है कि दाना और फलियों जैसे मूलभूत जो खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्यों को सीधे भरण कर सकता था अब वह कुल उसके बजाय कुक्कुट पालन यानी कि जो एक तरीके से मुर्गी पालन होता है और बड़े फार्मों को पशुओं को चारे में बदला जाएगा। यद्यपि पादप आधारित आहार मनुष्य के लिए पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी होने के काफ़ी दूर है। हमें कुक्कुट पालनों हमें कुक्कुटों को पालने से उन्हें खिलाई गई कैलोरी का केवल 16% ही भाग जो है प्राप्त हो पाता है। ठीक है, बड़े पशुओं में जिन्हें पशुवध से पहले उनमें वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है, यह परिवर्तन दर कम हो
कर 5 से लेकर के 7% तक रह जाती है। तो आप लोगों ने एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा, 10% का नियम हो जाएगा, तो कहीं न कहीं उसके बारे में बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो मतलब कि 10% का अगर नियम आप जानते हो तो आराम से इसका आंसर आप दे पाएँगे। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। तो क्वेश्चन हमारा कौन-सा आता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस परिच्छेद के मर्म का मतलब वही सारांश क्या है? को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? समृद्धतर समाजों में अनाज आधारित खाद्य के उपभोग के बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की तत्काल आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी गद्यांश को पढ़ा, क्या कहीं पे लोक नीति के बारे में बात की थी क्या हमने? कि एक नीति ऐसी आनी चाहिए कि जिससे उपभोग बढ़े। तो ऐसा तो कुछ बात हुई नहीं अभी, तो चलिए अभी देख लेते हैं, यानी कि हमारा ए गलत हो जाता है। उत्पादन और उपभोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य, जिसमें अनाज पादप आधारित खाद्य से भी अधिक कम फलता है, यानी कि जो हम लोगों ने क्या बोला है, उत्पादन और उपभोग के आधार पर जो पशु आधारित जो खाद्य है, अनाज या फिर पादप आधारित जो खाद्य से काफ़ी कम क्या फलदायी है। तो यानी कि फलदायी का मतलब एक तरीके से उसकी एफिशिएंटी के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो हम अगर पशु आधारित जो अनाज खाते हैं, वो क्या है, हमारे जो पादप आधारित जो अनाज है उससे कम ज़्यादा मतलब कि कम प्रोटीन दे पाता है क्या? तो प्रोटीन की या फिर जो भी हमारे मतलब कि एक तरीके से फलदायी के बारे में तो बात नहीं हुई है। आगे देख लेते हैं, बात इसमें ये हुई थी कि हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, कि अगर हम लोग पशु पे आधारित जो हमारा उपभोग पर हम निर्भर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा पर्यावरण पे अधिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का 10% नियम के तहत कहता है। इसमें बोला गया है 6 से 7%, पर हमारा क्या रियल में बल्कि ऊर्जा का नियम क्या कहता है, 10% वाला नियम। तो यानी कि हमारा दूसरा वाला भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे दैनिक आहार में पशु आधारित प्रोटीन का स्थान पादप आधारित प्रोटीन को ले लेना चाहिए। तो ये तो उल्टी बात कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्य उत्पादन और उपभोग में असमानता अपरिहार्य है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से हमारा जो सारांश इसका क्या होगा हमारा, या मर्म क्या होगा, तो एक तरीके से डी हो जाएगा। क्यों क्या कह रहा है कि कोई भी तीव्र जो मतलब कि परिवर्तनशील समाज होता है उसमें क्या होता है, खाद्य आधारित जो भी उत्पादन होता है उसमें क्या उपभोग में असमानता एक तरीके से अपरिहार्य, यानी कि एक आवश्यक चीज़ है, वो तो परिवर्तन होगा ही। तो इसमें क्या हो गया, हमारा राइट आंसर डी हो जाता है। तो 33वें का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। और आप पहला तो समझ ही गए होंगे कि पहला गलत था, यानी कि ये वाला तो हमारा क्या गलत था। दूसरा वाले में क्या बोल रहा था, एक तरीके से ये बात बोल रहा था कि पशु आधारित जो हम लोग खाद मतलब कि उपभोग करते हैं वो अनाज के मुकाबले ज़्यादा मतलब कि उत्तरदायी होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे प्रोटीन का मतलब कि एक तरीके से स्थान ले लेना चाहिए जो मतलब कि पशु आधारित है, तो ये भी एक तरीके से सीधे सीधे में गलत मिल रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है मर्म या फिर सारांश या फिर मतलब कि एक तरीके से केंद्रीय विचार के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन उसी पे पूछ रहा है पूर्व धारणा के बारे में। यानी कि एक ही कॉम्प्रिहेंशन से दो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। उपरोक्त परिच्छेद में उपरोक्त में से कौन सी पूर्व धारणा बनाई गई है जो कि वैध है? कौन सी वैध है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे गलत कर देता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो 34 का हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक देश में अब देख रहे होंगे कहीं पे भी अगर प्रत्येक आए या फिर क्या कहते हैं केवल आए तो बहुत ध्यान से इसको दिखेगा कि बहुत रेयर केस में होता है कि सही होगा, वरना क्या होता है गलत ही होता है। तो देख लेते हैं क्या होगा हमारा। प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उसे असंगत रूप से उसे संगत रूप से रखना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो प्रत्येक तो आया है परंतु कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में है, तो यानी कि सही होने के चांस बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी देखते हैं आगे हम लोग। समृद्ध समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपभोग उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। तो ये तो सही बात हो रही है, यानी कि एक तरीके से जो मतलब कि एक तरीके से समृद्धतर समाज है वो अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपभोग, यानी कि अप्रत्यक्ष का मतलब भाई पहले पशुओं को खिलाएंगे उसके बाद में पशु को उसका मांस जो है इंसान खाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा अप्रत्यक्ष उपयोग हो गया। अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरी पे क्या हो रहा है भारी, ये क्या कहते हैं, हानि उठानी पड़ रही है। यानी कि एक तरीके से अगर हम 10 किलो अनाज खाते हैं उससे हमें जो कैलोरी मिलती
मान लेते हैं वो हमें 1000 किलो मिलती, मतलब कि एक हम रफ आइडिया ले रहे हैं एक तरीके से समझने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, वहाँ से फिर हमने क्या 100 कैलोरी ले ली अपने लिए। तो ये कहीं न कहीं क्या हमारा हुआ, कैलोरी की हानि हुई। तो इसका मतलब 2 तो हमारा 100% सही है। परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा डाउट लग रहा अभी। प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग, अभी देख रहे होंगे हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पे भी खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात नहीं हुई थी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा साफ कर देते हैं। तो खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग के बारे में कहीं पे भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। बस हम लोगों ने ऊर्जा के 10% नियम के बारे में थोड़ा-सा विस्तार में पढ़ा था। तो इसका मतलब हमारा 1 गलत होता है और केवल 2 विकल्प सही होगा। यानी कि जो 34 है, तो 34 का क्या होगा हमारा राइट आंसर? केवल बी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? जी, हमारे मैथ और रीजनिंग के, इसको हम लोग बाद में करते हैं। तभी आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, अनेक देशों अनेक देश यह वादा कर रहे हैं कि वे अगले 30 वर्षों में निवल शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन तक आ जाएंगे, अर्थात घरेलू उत्सर्जनों को घटाकर शून्य के निकट आ जाना होगा। एक अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष उपायों, जैसे कि व्यक्तियों और परिवारों के व्यवहारिक परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति या फिर परिवारों के व्यवहारिक अगर परिवर्तन कर दें, तो आधा न्यूनीकरण तो ऐसे ही हो जाएगा। और जिसे और उसे यह भी उसे और उसे भी यह अपेक्षा होगी कि पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियों और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध कराया या फिर बनाया जा सके। परिच्छेद में केंद्रीय विचार क्या है? देख रहे होंगे फिर से केंद्रीय विचार पूछा, और अगला पूछा क्या होगा, पूर्व धारणा क्या है? देखते हैं, पर पूर्व धारणा ही होगा। देख रहे होंगे अगला पूछा गया पूर्व धारणा, तो यानी कि सेम टू सेम वही बार बार रिपीट कर रहा है। एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, उसके बाद में पूछ लेगा पहले केंद्रीय विचार, या फिर पूछ लेगा मर्म क्या है, या फिर पूछ लेगा एक तरीके से लेखक का मतलब कि क्या, मतलब कि कहना चाहता है। तो केंद्रीय विचार पूछा गया, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष ही बात कर रहा है। तो केंद्रीय विचार क्या है हमारा? निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू उत्सर्जन में निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू उत्सर्जन में न्यूनीकरण लाकर ही संभव है। यानी कि न्यूनीकरण लाकर ही संभव है, न्यूनीकरण लाकर ही संभव है। आप इसको ध्यान दिया करिए, कहीं का भी एक्सट्रीम वर्ड बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। केवल घरेलू में अगर उत्सर्जन को कम कर दें, क्या न्यूनीकरण कम हो जाएगा? क्योंकि हमें इंडस्ट्री में नहीं कम करना पड़ेगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन में क्या नहीं कम करना पड़ेगा हमें क्या? या फिर हमारा जो भी एक तरीके से वो डीजल या पेट्रोल वाला जो रीजन है, उसमें नहीं कम करना पड़ेगा क्या? जो हमारा रेलवे है, उसमें नहीं कम करना पड़ेगा क्या? तो यानी कि एक तरीके से हमारा ए वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है सीधे सीधे। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जो रूल नंबर हमारा 4 था, उसमें बोला गया था एक्सट्रीम वाला, तो यानी कि एक्सट्रीम वर्ड को आपको हटा देना है। तो एक तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि ए वाला तो हमारा गलत हो ही जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि अगला बी वाला, लोगों में न्यून कार्बन व्यवहारों उनके प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। यानी कि प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी ही वर्ड आया, यानी कि एक्सट्रीम वर्ड तो है, परंतु एक तरीके से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब शायद सही हो। लोगों में न्यून कार्बन उत्सर्जन या न्यून कार्बन व्यवहार उन्हें प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। हाँ, हो सकता है सही हो, पर आगे पढ़ते हैं हम लोग। न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। हाँ, सस्ती सेवाएं और उपलब्ध कैसे कराई जा सकती हैं? न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी एक अपने आप में ऐसी प्रौद्योगिकी है जो क्या करती है, कार्बन को कम करती है। तो इसमें सस्ती और सुलभ मतलब की सेवाएं कैसे होंगी? तो यानी कि बी वाला तो हमारा सी वाला तो गलत हो जाता है। जो विनिर्माण उद्योग न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, उन्हें उपदान सब्सिडी देना, यानी कि सब्सिडी की तो बात कहीं पे हुई ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? सारे गलत होगा, केवल बी वाला ही सही होगा, कि हमारा जो कि प्रोत्साहन है, और यानी कि जो भी जो समाज है, उसे न्यून कार्बन जो व्यवहार है उसके प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हम लोग न्यून कार्बन को प्राप्त कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि 41 का हमारा बी कैसे होगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर पे पॉजिटिव विकल्प मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिव वाइब दे रहा है, और कहाँ पर पे निगेटिव वाइब दे रहा है। कहीं कहीं पे अगर एक्सट्रीम वर्ड हो, वहाँ पे अगर पॉजिटिव वाइब है, तो मतलब कि सही होने के चांस हो जाते हैं। और इस विकल्प में पूछा गया है पूर्व धारणा बनाई गई, क्या पूर्व धारणा बनाई गई है? कंपनियों में
पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ जाते हैं। अगला आता हमारा क्या, विकल्प नंबर 2 कहता है लोग सरकारों और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। यानी कि लोग और सरकारों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहारों को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं होगा। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं सही बात होगी कि अगर लोग और जो सरकार होंगे शामिल नहीं होंगे तो ये हमारा क्या न्यून कार्बन जो होगा अनुकूलित करने में समर्थन नहीं हो पाएगा। परंतु एक वाला क्या कहता है हमारा, यानी कि दो वाला तो सही है। कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ जाता है। यानी कि पूर्ति पक्ष में अगर निवेश कर दें, यानी कि हम इनपुट में बढ़ा दें, तो क्या हमारा न्यून कार्बन आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी मतलब कि इंडस्ट्री है उसमें हमने इनपुट बहुत बढ़ा दिया तो क्या हमारा उससे न्यून कार्बन आ जाएगा। यानी कि हम ज़्यादा पैसा अगर उसमें इन्वेस्ट कर दें तो हमारा न्यून कार्बन कैसे आएगा। तो यानी कि न्यून कार्बन आने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक न्यून कार्बन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा ए वाला गलत होता है, केवल बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्या होता है हमारा, केवल 50 वर्षों में ही विश्व का कच्चा माल का उपभोग 4 गुना के आसपास 100 बिलियन टन से अधिक हो गया। यानी कि जो कच्चा माल है उसका उपभोग कितना हो रहा, 100 बिलियन टन हो गया। इसके 9% से कम भाग को पुनः उपयोग में लाया जाए लाया जाता है। यानी कि 9% ही केवल नवीकरणीय हो पाता है, मतलब कि पुनर्चक्रित हो पाता है। पुराने वाहनों की बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, निकेल जैसे द्रव्य होते हैं जो कीमत और उन्हें प्राप्त करना दुष्कर हो सकता है। पूर्ति श्रृंखलाएं लंबी और जटिल हैं। पूर्तिकर्ताओं के निकृष्ट वातावरणीय और श्रम मानकों उनके खरीदारों के जोखिम को बढ़ा देते हैं। सामग्रियों के पुनः उपयोग में समझदारी है, यानी कि रीयूज़ करना में एक बेहतर समझदारी होगी। एक बार जब बैटरियाँ अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुँचती हैं या पहुँच जाएँ, उन्हें पुनः बैटरी जो फैक्ट्री में ले जाकर के संगठकों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और नई बैटरियों में डाला जा सकता है। और अगला क्या है हमारा, आगे क्या कर रहा है, यानी कि डाला जा सकता है, यहीं पे बोला है, ठीक है। और उसके बाद में क्या क्वेश्चन दे दिया गया हमें, वही उसी तरीके से कि क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक संदेश, यानी कि संदेश का मतलब पहले तो हमें ध्यान रखना तर्कसंगत होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अव्यवहारिक हो और ये भी नहीं कि मतलब कि अविवेकपूर्ण हो या फिर अतर्कपूर्ण हो। तो क्या प्रतिबिंबित करता है देखते हैं। अति आवश्यक खनिजों का पुनः उपयोग किए बिना हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। मतलब कि ऐसी बात बोल रहा है कि अति आवश्यक खनिज जो है, यानी कि जो नेसेसरी जो मतलब के खनिज होते हैं उनका पुनः उपयोग किए बिना जो हमारी हरित अर्थव्यवस्था है उसका संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पहली बात तो ये मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड है, ऊपर से ये क्या निगेटिव सेंस भी ले रहा है कहीं ना कहीं। तो एक वाला तो हमारा गलत हो जाता है, सिंपल सी बात है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक कौन सा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्यात्मक संसाधनों के पुनः उपयोग को तत्काल अनुकूलित किया जाना चाहिए। यानी कि जो द्रव्यात्मक यानी कि जो हमारे लिक्विड फॉर्म में है उनको ही केवल पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए। तो ये भी हमारा एक तरीके से मतलब कि सिलेक्टिव बोल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता। अर्थव्यवस्था सतत समृद्धि के लिए उपयोगी हो सकती है। अब देख रहे होंगे जो पॉजिटिव वाइब भी दे रहा है और कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि अगर आपको पुनः चक्रित अर्थव्यवस्था बनानी है तो समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण होगी या फिर उपयोगी होगी। तो हमारा सी सही होता है। परंतु हम क्या करेंगे, हमेशा चाहे कि चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद में ही अपना राइट आंसर मतलब कि डिसाइड करेंगे। कुछ उद्योग को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए द्रव्यात्मक संसाधनों का चक्रीय उपयोग एकमात्र विकल्प है, यानी कि गलत होता हमारा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। अभी देख रहे हो अगला क्या बोला गया है, पूर्व धारणा बताइए। यानी कि एक आपको बताना है संदेश, तर्क या फिर मतलब कि एक तरीके से मर्म क्या है, उसकी दूसरा क्या बताना होता है हमें, पूर्व धारणा। वाहन फैक्ट्रियाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि जो वाहन फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मतलब कि एक तरीके से ये स्पेसिफिक वाहन फैक्ट्रियों पर ही हो गया और कहीं पे भी हमने क्या वाहन फैक्ट्रियों के बारे में नहीं पढ़ा था। इसका मतलब हमारा एक तो गलत हो ही जाता है। आर्थिक समृद्धि
खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग मतलब कि उपयोग से सुसंगत होगी। यानी कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधन के चक्रीय उपयोगों से सुसंगत होगी। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे एक सेलेक्टिव चीज़ बोल दी है, बल्कि हमें क्या करना है, अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था का चक्रीकरण करना है, एक तरीके से आल चीज़ों का चक्रीकरण करना है। तो यानी कि हमारा क्या है, ये 1 और 2 दोनों गलत होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, मतलब कि जितने क्वेश्चन हम लोगों को आज के सॉल्व करने थे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिए। हालांकि अभी बचे हुए हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन तो अभी बचे होंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, करूँगा जल्द से जल्द अगला वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।